Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about your pharmacokinetic. Okay, so previous video में हमने फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का सारा कंसेप्ट हमने ख़त्म कर दिया था। आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जनरली फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि फार्माकोकाइनेटिक जनरली क्या होता है। ओके, सो आज फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ओके, एब्जॉर्प्शन, ओके, सो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। So pharmacokinetic is derived from two Greek word that is known as pharmakon and kinetics. Okay, pharmakons का मीनिंग क्या होता है, ड्रग और मेडिसिन, एंड काइनेटिक मतलब क्या है, काइनेटिक मतलब काइनेसिस, काइनेसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट। सो ड्रग का मूवमेंट फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो ड्रग का मूवमेंट हमारे बॉडी में सिर्फ नहीं होता है, बॉडी के बाहर में भी होता है। ओके, आगे चल करके समझेंगे, जब मैं एक्सक्रीशन आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं आपका फार्माकोकाइनेटिक। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब जब मान लीजिए हमें पैरासीटामोल 500 mg मैंने ओरल रूट में खाया, तो ऐसा नहीं कि ये ड्रग मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाएगा, आपका स्टोमक वाला रीजन में जाएगा। अगर वो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टोमक में हमारे बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन करेगा। डिसइंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा, एंड देन आफ्टर ये मूव करेगा कहाँ तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ। ओके, एंड अगर ये वाटर सॉल्युबल ड्रग अगर होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग अगर होगा, बेसिकली अगर कोई ड्रग का नेचर आपका एसिडिक नेचर अगर हुआ, तो ड्रग का हमेशा याद रखो, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा, अगर ड्रग का दो नेचर होता है, मैं यहाँ पर बता दूँ, ड्रग का 2 टाइप ऑफ नेचर होता है। ओके, जब हम ड्रग के ऊपर चर्चा करेंगे, ड्रग का 2 टाइप का बेसिकली नेचर होता है। एक होता है एसिडिक ड्रग, एक होता है एसिडिक ड्रग, एंड एक होता है आपका क्या, बेसिक ड्रग। ओके, एक होता है आपका एसिडिक ड्रग एंड एक होता है बेसिक ड्रग। ये ड्रग का एक प्रॉपर्टीज है। ओके, जैसे मैं कहूँ यार, आपके दोस्त में कई प्रकार के दोस्त होंगे, कोई बहुत ज़्यादा कंजूस होगा, कोई बहुत ज़्यादा खर्चीला वाला व्यक्ति होगा, कोई दूसरे के उन्नति देखने से उसको ईर्ष्या होगा। मतलब कोई मान लीजिए आप कॉलिग्स में देखा होगा, 2-3 बच्चे अगर पाठ पढ़ रहे होंगे या एक बच्चा पाठ अभी स्टडी कर रहा होगा, तो दूसरे बच्चे आकर के तंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको जलन हो रहा है। ओके, तो उसी तरह से ड्रग का भी एक नेचर होता है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। एंड हमेशा याद रखो, ड्रग हमेशा या तो वीकली एसिडिक ड्रग होगा या फिर वीकली बेसिक ड्रग होगा। ओके, एंड ड्रग का कभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इस टाइप का नहीं होता है, हमेशा वीकली एसिडिक ड्रग रहेगा एंड वीकली बेसिक ड्रग रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हमेशा क्या होगा, वीकली एसिडिक ड्रग होगा या फिर वीकली बेसिक ड्रग होगा। अब कंसेप्ट को जरा समझो, कंसेप्ट को जरा समझो कि जो एसिडिक ड्रग जो होगा वो कहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन होगा। हमेशा एक कंसेप्ट याद रखो, लाइक प्रॉपर्टीज लाइक डिसोल्यूशन। ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा स्टोमक वाला एरिया में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रेजेंट। ओके, तो ये क्या होगा, अगर वीकली एसिडिक ड्रग होगा तो इसका ऑब्जर्प्शन कहाँ पर होगा, आपका स्टोमक वाला रीजन में ऑब्जर्प्शन होगा। एंड अगर वीकली बेसिक ड्रग होगा तो ये कहाँ पर ऑब्जर्प्शन होगा,
आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। एंड हमेशा याद रखो मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया में। लेकिन ये भी कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठा कर चलना चाहिए कि जो वीकली एसिडिक ड्रग होता है वो स्टोमक वाला एरिया में भी एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज़ आपको पूरा दिमाग में गांठ बांध लो। एंड ड्रग हमेशा या तो वीकली एसिडिक होगा या वीकली बेसिक होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा बैठा लो। मैक्सिमम ड्रग का वीकली एसिडिक वीकली बेसिक प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। देन एंड फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक मान लो एक घर है, इस घर का 4 स्तंभ होता है, 4 स्तंभ होता है। वो स्तंभ क्या क्या होता है? वो स्तंभ आपका होता है, एक होता है आपका क्या, एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन, ठीक है। ये फार्माकोकाइनेटिक हो गया। ये उसका 4 पिलर है। इन्हीं 4 पिलर को लेकर के क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, ये इसी के बेसिस में चलता है। ओके, सो हम इसके ऊपर अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। ड्रग का मूवमेंट को बोला जाता है क्या, फार्माकोकाइनेटिक। क्योंकि यहाँ पर देखो काइनेटिक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या है, काइनेसिस, दैट इज नोन एज मूवमेंट। सो फार्माकोकाइनेटिक क्या हो गया, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। देखो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इवन आफ्टर ये एक्सक्रीशन हो रहा है, इसी को तो मूवमेंट कहते हैं। भाई आपने पैरासीटामोल ओरल रूट में कंज्यूम किया है, तो ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ड्रग मूवमेंट हुआ। देन एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ पर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पर, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ब्लड आपके बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये भी एक प्रकार का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड आर प्रेजेंट, ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्लड के साथ जब ये मिक्स हो जाएगा तब क्या होगा, ये मूवमेंट करेगा। देन आफ्टर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का प्रिंसिपल साइड क्या होता है, लीवर। अब लीवर तक वो जाएगा कि नहीं जाएगा, लीवर तक हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाता है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो मेटाबॉलिज्म लीवर तक ये जब जाएगा तो ये भी एक मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ। एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो अनवांटेड ड्रग है, जो आपका क्या अनबाउंड ड्रग, जनरली अनबाउंड ड्रग आपका एक्सक्रीटेड होता है, बाउंड ड्रग एक्सक्रीटेड नहीं होता है। ओके, देन एक्सक्रीशन, जब आप फेकल मैटर के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू आपका स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगा तो जब वो अपनी बेबी को मिल्क अगर देगा तो मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीटेड होता है। तो ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू मिल्क, थ्रू फेकल मैटर, थ्रू यूरिन एंड थ्रू सलाइवा आल्सो एंड थ्रू स्वेट आल्सो। जो पसीना हमारे बॉडी में आता है तो इस रास्ते में भी ड्रग का एलिमिनेशन होता है। अब ड्रग का मूवमेंट क्या सिर्फ हमारे बॉडी में अंदर होता है, नहीं। ड्रग जब हम फेकल मैटर के थ्रू एलिमिनेट होता है तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी गया कि नहीं गया। जब आप मूत्र विसर्जन करते हो, जब आप परिस्रा त्याग करते हो, तो परिस्रा आपका कहाँ जा रहा है, शरीर के अंदर तो नहीं जा रहा है, परिस्रा बाहर जाता है। तो ड्रग का एलिमिनेट या ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो हमारे शरीर के अंदर भी होता है एंड हमारे शरीर के बाहर भी होता है। आई होप अंडरस्टैंड ड्रग का मूवमेंट। ओके, देन ड्रग का मूवमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या इनसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। देन ये तो हमने चर्चा कर लिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ADME स्टडी। ओके, फार्माकोकाइनेटिक को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। So pharmacokinetic is also known as ADME study.
as it deals with absorption, distribution, metabolism, excretion of a drug. Okay. Then next, all the drug which is available in free form in the systemic circulation is active. हमेशा ये चीज दिमाग में बैठा करके रखो, all those drug which is available in the free form in the systemic circulation is active. हमेशा याद रखो, जब हम मान लीजिए क्या करेंगे, पैरासीटामोल अभी हमने कंज्यूम कर लिया, अब ये पैरासीटामोल क्या होगा, हमारे जीआईटी में जाएगा, स्टोमक वाला रीजन में, तो वहाँ पर क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, टैबलेट अगर होगा तो डिसइंटीग्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, वो बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स और पर वो क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा। देन डिजोल्यूशन होने के बाद क्या होगा, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो इंटेस्टाइन में एक म्यूकोजल बैरियर होता है। ओके, सो उस म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमेशा वो म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस करेगा एंड वहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल आर देयर प्रेजेंट। सो एक हेपाटिक पोर्टल वेन एक होता है। ओके, एक हेपाटिक पोर्टल वेन एक होता है, तो वो क्या करेगा, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर को ले जाएगा। देन मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो क्या करेगा, एक्सक्रीट हो जाएगा आपके यूरिन के थ्रू। ओके, नाउ जब हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, ओके, जब एब्जॉर्प्शन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद देखो कहाँ कहाँ ड्रग आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये कहाँ कहाँ जाएगा, आपके टिश्यू में जाएगा, बोन एंड फैट में जाएगा। कुछ आपका ड्रग होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, तो जो ड्रग टिश्यू में बाइंड करता है या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाइंड करता है, हमेशा याद रखो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखो ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि ऑल दोज ड्रग व्हिच इज अवेलेबल इन द फ्री फॉर्म इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज एक्टिव। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑल दोज ड्रग व्हिच इज अवेलेबल, वो सारा ड्रग जो कि अवेलेबल रहता है इन फ्री फॉर्म इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में घुसने के लिए जो ड्रग फ्री फॉर्म में रहता है वो केवल और केवल एक्टिव रहता है। एंड यही जो एक्टिव ड्रग होता है, ये जो एक्टिव ड्रग होता है, ये एक्टिव ड्रग क्या करता है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या करता है, शो करता है। समझ में आई बात। लेकिन जो ड्रग अब आप पूछोगे कि सर जो ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है एंड वो एक्टिव होता है, फिर जो ड्रग फ्री फॉर्म नहीं है उसका क्या। सो मैंने अभी बताया कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन का मेन साइट क्या बता दिया, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा या फिर आपका स्टोमक होगा। ठीक है ना, तो जो ड्रग फ्री फॉर्म नहीं तो वो क्या होगा, बाउंड होगा। भाई अब बताओ, आपने किसी ना किसी को प्रेम किया है, ठीक है ना, अब मुझे बताओ, आप मान लीजिए रोजी के साथ अभी चक्कर है, आपको चल रहा है, आप उसके साथ एंगेज हो। अभी मैं आपको बुलाऊंगा कि चल अभी थोड़ा सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, तो क्या आप आएंगे, नहीं आएंगे। अब जब आप नहीं आओगे तो बताओ, नहीं आने से क्या आप कोई काम बनेगा। मान लीजिए मैं अभी कहूँगा
चलते हैं भुवनेश्वर चलेंगे। तो क्या आप मेरे साथ भुवनेश्वर जाओगे? नहीं, क्योंकि आप अभी रोजी के साथ एंगेज हो। और जब आप रोजी के साथ एंगेज हो तो आप मेरे साथ क्या जाओगे? क्योंकि रोजी के साथ जाओगे, ठीक है ना। और एक बात है, देखो रोजी के साथ हमेशा आप चिपक के थोड़ा चलते हो भाई, जिंदगी बहुत लंबा है, चिपकने के लिए टाइम बहुत सारा है, कभी ना कभी तो वो चिपकाना छोड़ेगा ना। तो यही कहानी होता है, जो ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है या फिर टिश्यू के साथ बाइंड होता है, वो क्या करेगा, जो ड्रग फ्री फॉर्म में होगा वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे करके क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग द फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा वो ड्रग। गेट इट? सो वो जब एलिमिनेटेड ड्रग हो जाएगा, ओके, then remaining of the drug that is bound to the tissue and the plasma protein, ये क्या होगा, ये ड्रग का कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये फिर से बैक ऑन द ट्रैक आएगा, मतलब बाउंड ड्रग फिर से फ्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ, रोजी के साथ आपने आज तक समय बिताया, लेकिन हमेशा क्या समय बिताओगे? काल को तो फ्री हो गए ना। तो काल जब फ्री हो गए तो मैं अगर काल को आपको बुलाऊंगा, चलते हैं भुवनेश्वर, तब आप मेरे साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? बस यही कहानी इस ड्रग के साथ होता है। जब ड्रग फ्री फॉर्म में रहता है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल रहता है, एंड जो बाउंड ड्रग होता है वो क्या करता है, एलिमिनेशन, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देकर के एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाकी जो बाउंड ड्रग होता है ये बॉडी में कंसेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये फिर से क्या होगा, बैक ऑन द ट्रैक, मतलब ये फ्री फॉर्म में आ जाएगा। और तभी इसी में हाफ लाइफ का कंसेप्ट घुसता है, इसमें बायोअवेलेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ओके, ये आगे चल करके हम पढ़ाएंगे। बस इतना आप ध्यान रखो कि जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, एंड जो बाउंड ड्रग होता है वो क्या करता है, हमारे प्लाज्मा, हमारे ब्लड में जो कंसेंट्रेशन ड्रग का होना चाहिए वो मेंटेन करने के लिए ये बाउंड ड्रग क्या करता है, हमें हेल्प करता है। आई होप अंडरस्टैंड। ओके, देन ड्रग का ट्रांसपोर्ट। ओके, देन ड्रग का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब गति करना। ओके, सो ड्रग नीड टू पास थ्रू वन और मोर सेल मेम्ब्रेन टू रीच देयर साइट ऑफ एक्शन। अब ये क्या बता रहा है, drug need to pass through one or more cell membrane to reach their site of action. Okay, so GIT में गया, absorption वहाँ पर होगा, then disintegration होगा, dissolution होगा, then after ये क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होने के बाद क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजल बैरियर होता है इसको क्रॉस करने के लिए, इसको जब ये क्रॉस करता है इसीलिए कहता है वन और मोर सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोजा में होता है, तो वन और मोर सेल मेम्ब्रेन को जब ये रीच कर देगा तो वो कहाँ पर जाएगा, रीच देयर साइट ऑफ एक्शन, मतलब हमारे बॉडी में जिस जगह पर डिजीज हुआ है तो उस जगह के लिए ये जाएगा। मान लीजिए लिवर में डिजीज है तो ये लिवर में चला जाएगा, मान लीजिए ब्रेन में है तो ब्रेन में चला जाएगा, मान लीजिए आपके हैंड में यहाँ पर कोई कॉट है, इंजुरी है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, देन ड्रग ट्रांसपोर्टेड बाई इन व्हिच रूट, देन ड्रग का ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया। ड्रग का ट्रांसपोर्ट मतलब ड्रग कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, देन ड्रग ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस के थ्रू होता है। अभी तो हमने ये समझ लिया कि ड्रग का ट्रांसपोर्ट मतलब ये अपने साइट ऑफ एक्शन को जाएगा, लेकिन साइट ऑफ एक्शन को जाने के लिए ऐसा तो नहीं भाई मैं यहाँ से कहूँगा मैं दिल्ली के लिए जाऊँगा, अब दिल्ली के लिए जाने के लिए मुझे कोई बाइक चाहिए या फिर कोई कार चाहिए या फिर कोई एरोप्लेन चाहिए या फिर कोई ट्रेन चाहिए। ठीक है ना, तभी तो मैं दिल्ली के लिए जा पाऊँगा, नहीं कैसे जाऊँगा। ओके, सो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट, लाइक ट्रेन, लाइक बस, लाइक कार।
ओके, सो यहाँ पर तो कोई ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, पैसिव डिफ्यूजन है। अब ये पैसिव डिफ्यूजन क्या है, पैसिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के तरफ जो आता है उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। ओके, सो ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो पैसिव डिफ्यूजन में जनरली क्या होता है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आएगा, तो इस चीज को बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन। ओके, एंड मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूजेस क्विकली। पैसिव डिफ्यूजन में को क्या होता है, मैंने बताया था ड्रग का दो प्रॉपर्टी होता है, दो नेचर होता है, एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक। उस हिसाब से ड्रग का क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है, ठीक है ना। जो ड्रग वाटर में सॉल्युबल उसको बोला जाएगा वाटर सॉल्युबल ड्रग, एंड जो ड्रग आपका लिपिड में सॉल्युबल उसको बोला जाता है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। तो मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूजेस क्विकली, मतलब वो जब इंटेस्टिनल आपका म्यूकोजल बैरियर को जब वो क्रॉस करके जाएगा तो क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होता है मोर लिपिड सॉल्युबल, जितना अधिक लिपिड सॉल्युबल होगा उतना अच्छे से ये क्या होगा, डिफ्यूज होगा। ओके, डिफ्यूज मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, किसका, ड्रग मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें क्या होता है, नो एनर्जी एंड नो कैरियर रिक्वायर्ड। ओके, पैसिव डिफ्यूजन में हमेशा याद रखो नो एनर्जी एंड नो कैरियर आर रिक्वायर्ड। व्हाई, देखो मान लीजिए मैं अभी कहूँगा आपका एक घर है, घर के ऊपर टंकी है, पानी का जो टंकी होता है, और पानी के टंकी में क्या है, पानी फिलअप है। आप बाथरूम में चले गए हो, मुझे बताओ बाथरूम नीचे है, वाटर टैंक ऊपर है, तो पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसके लिए क्या कोई आप पंप लगाते हो, नहीं। तो इस केस में क्या होता है, एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन में यही होता है कि आपको एनर्जी देने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ से मूवमेंट होता है, इसलिए कोई एनर्जी की हमें आवश्यकता नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर एक छोटा सा मैंने दिया है, अगर किसी को पता नहीं, जीआईटी जनरली किसको बोलते हैं, जीआईटी जनरली आपका माउथ से लेकर के, आपका ये माउथ से लेकर के अनस तक, मतलब मलद्वार तक जो टोटल जो कैनल होता है, जो एक पाथवे होता है, उसको बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, देन टू कंसेप्ट गवर्न द एंटायर सिस्टम। ओके, मैंने अभी बताया था कि स्टोमक जनरली हमारा जो स्टोमक होता है, जो पेट आपका होता है जिसमें आप ठूस करके सब भरते हो, तो ये जनरली क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ओके, आपने ये ध्यान रखा होगा, आपने जब कोई शादी फादी या वगैरह अटेंड करते हो, पार्टी फार्टी करते हो, आपने इतना सब कुछ ठूस करके इसमें भरते हो, तो ये कैसे हजम होता है, तो ये इसी के कारण हजम होता है, क्योंकि हमारे जो स्टोमक में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स आर प्रेजेंट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा, ये आपके फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ड्रग को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, सो स्टोमक क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एंड एसिडिक मीडियम में हमेशा याद रखो वाटर सॉल्युबल ड्रग का जो होता है वो क्या होता है, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड आर प्रेजेंट। तो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो स्टोमक वाला रीजन में अच्छे से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली क्या होता है, बेसिक मीडियम, मतलब अल्कालाइन मीडियम, अल्कालाइन पीएच। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली मेजॉरिटी ऑफ अ ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ओके,
बेसिक मतलब अल्कालाइनिटी, ओके। सो बेसिक मीडियम होता है। एंड हमेशा याद रखो इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि पैसिव डिफ्यूजन में ये हमने पढ़ा कि मोर लिपिड सॉल्युबल, ओके, मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूजेस क्विकली। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाई मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूजेस क्विकली। इसका कारण ये है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। एंड बेसिक जब किसी का नेचर बेसिक होता है तो हमेशा याद रखो लिपिड सॉल्युबल ड्रग बेसिक मीडियम में अच्छे से क्या होता है, डिफ्यूज होता है। मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट करेगा। और जब ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट करेगा तो इंटेस्टाइनल में क्या होता है, इंटेस्टिनल म्यूकोजल बैरियर होता है। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग का होना चाहिए, तभी जाकर के वो आगे जाएगा। एंड वहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल, ओके, ब्लड वेसल आर प्रेजेंट। तो ये क्या होगा, ब्लड वेसल में जब एंट्री करेगा तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्योंकि हमारे ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो हमारे बॉडी में जिस जगह पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, डिजीज हुआ है या एनी टाइप ऑफ डिजॉर्डर हुआ है, तो ड्रग जाकर के ड्रग मॉलिक्यूल क्या होगा, हर एक ड्रग मॉलिक्यूल का हमेशा याद रखो अपना एक रिसेप्टर होता है। वो ड्रग क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के कारण क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। एंड इसी चीज को बोला जाता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओके। ड्रग रिसेप्टर का एक गठबंधन होगा, जैसे नाटो का गठबंधन, ओके। तो इस तरह से ड्रग रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं उस चीज को बोला जाता है ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ओके। अच्छा, देन फिल्ट्रेशन, ओके। पैसिव डिफ्यूजन के बारे में क्या आता है, आपका फिल्ट्रेशन आता है, ओके। सो फिल्ट्रेशन मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन मतलब आपका आपने चाय ये जितने भी ड्रिंक होगा, चाय को क्या करते हैं, एक होता है चाय छानने वाला, एक होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने के लिए पोर होता है, ओके। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमारा जो इंटेस्टिनल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके, ये क्या होता है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है। एंड जब बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो जब बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है तो ड्रग जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ड्रग के पास कैसा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग। जिस ड्रग का लिपिड सॉल्युबल नेचर जितना अच्छा होगा वो ड्रग उतना अच्छे से इंटेस्टिनल म्यूकोजल बैरियर को क्रॉस करके जाएगा, ओके। एंड वो जाने के लिए क्या होगा, आगे चल करके वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। उसी तरह से फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे सेल के दो सेल, मान लीजिए ये एक सेल, ये एक सेल। अब यहाँ पर सेल अगर होगा तो मेम्ब्रेन होगा, लेकिन दो सेल के बीच में क्या होता है, एक पोर होता है, ओके, एक पोर होता है। उस पोर को बोला जाता है क्या, पैरासेलुलर मेम्ब्रेन। एंड इसी पैरासेलुलर मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पर एक ड्रग मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक ड्रग मॉलिक्यूल है। अब बताओ, जैसे इंटेस्टिनल स्मॉल इंटेस्टाइन बैरियर को क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग होना चाहिए, उस तरह से जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ पर तो दो सेल है, तो यहाँ पर कैसे होगा, इसके बीच में क्या होता है, एक पोर होता है। ये पोर को जनरली क्या बोला जाता है, पैरासेलुलर मेम्ब्रेन। एंड ये पैरासेलुलर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब टू फिल्ट्रेट आउट, ओके। जो हमें चाहिए
वो जनरली जाता है, जो नहीं चाहिए वो जनरली रह जाता है या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो पैरासेलुलर मेम्ब्रेन में कोई भी चीज़, क्योंकि यहाँ पर पैरासेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर ना तो आपका स्टोमा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ना तो प्रेजेंट है, ना तो यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला कोई इंटेस्टिनल म्यूकोजल बैरियर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, दो सेल के बीच में जब ड्रग मॉलिक्यूल जाता है तो बीच में क्या होता है, पोर, सम पोर्स आर इन बिटवीन द टू सेल। सो यहाँ पर क्या होता है, पैरासेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होता है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो ये होता है फिल्ट्रेशन। नाउ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, सो नंबर 3 में क्या आएगा आपका, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। ओके, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में हम जनरली क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज द नेम इंडिकेट एक्टिव, भाई सब कुछ एक्टिव। अगर आपको एक्टिव में कोई चीज करना है तो यहाँ पर ड्रग का मूवमेंट कैसा होगा, ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने क्या बोला, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, जब आप ड्रग को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लोगे तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर आपको डिफ्यूजन फिलोसॉफी काम करेगा, नहीं। तो इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं वही दोबारा एग्जाम्पल दोहराता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सबमर्सिबल पंप है और आप अपने पानी को भूतल से ऊपर टैंक की ओर उठाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ आप ड्रग मॉलिक्यूल पानी को क्या करते हो, मूवमेंट करते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या चाहिए, आपको एक पंप चाहिए। भाई नीचे से पानी आप ऊपर पहुंचा रहे हो टैंक के तरफ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपको एक पंप लगेगा। अगर पंप लगेगा तो एनर्जी भी लगेगा, अगर एनर्जी लगेगा तो कैरियर भी आपका लगेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी एंड कैरियर बोथ आर रिक्वायर्ड। ओके, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका दो टर्म आता है, सिंपोर्ट एंड एक होता है एंटीपोर्ट। ओके, ये सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पता हो गया। अच्छा, आप अभी कहोगे कि सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन प्रिंसिपल क्यों काम नहीं करता है। भाई कोई ज़रूरत नहीं, चाहे लो कंसेंट्रेशन, देखो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ आप ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर तो एनर्जी लगेगा ना, और जहाँ पर एनर्जी लगेगा वहाँ पर डिफ्यूजन की प्रिंसिपल की ऐसी तैसी। डिफ्यूजन प्रिंसिपल जनरली कहाँ पर काम करता है, जहाँ पर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट करता है, वहाँ पर डिफ्यूजन प्रिंसिपल काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, आपका ड्रग मॉलिक्यूल नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब लो कंसेंट्रेशन से जाएगा हायर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी खर्च होगा, यहाँ पर एनर्जी का खर्च होगा, यहाँ पर कैरियर हमें चाहिए, तभी तो ये जाएगा, नहीं तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है सिंपोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट। अब ये सिंपोर्ट क्या होता है, ठीक है, सिंपोर्ट जनरली सिंपोर्ट को हम बोलते हैं क्या, को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा मैं अभी दिल्ली के लिए जाऊंगा, दिल्ली में मुझे क्या लाऊंगा, दिल्ली से मर्सिडीज बेंज का, थोड़ी ना दिल्ली के लिए मैं शर्ट पैंट खरीदने के लिए जाऊंगा, मर्सिडीज बेंज कार लाऊंगा। अच्छा, मर्सिडीज बेंज कार अगर लाऊंगा तो मेरे साथ है कि दोस्त है, उसका दिल्ली से कोई काम है, मान लीजिए वो दिल्ली से जॉब कर रहा है लेकिन मैं जा रहा हूँ मर्सिडीज कार खरीदने के लिए। ठीक है ना, तो उसने बोला कि तू तो मर्सिडीज कार खरीदने के लिए जा रहा है लेकिन मैं भी दिल्ली में जॉब करता हूँ, थोड़ा मुझे अगर हो जाए तो ले जा। अच्छा, तो मैंने कहा हाँ मैं तो दिल्ली को जा रहा हूँ, तो तू अगर आ सकता है आ जा, दोनों साथ में चलेंगे। तो इसीलिए को ट्रांसपोर्ट मतलब हम मिलकर चलेंगे। ठीक है ना, तो जब ड्रग मॉलिक्यूल आपस में जाते हैं तो उसको बोला जाता है को ट्रांसपोर्ट। ओके, देन होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब एंटी टर्म आ गया, एंटी टर्म मतलब क्या है, अगेंस्ट।
जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो इस चीज को बुलाता है क्या, एंटीपोड, ठीक है ना। एंटीपोड का मतलब क्या है, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट का आदान प्रदान। वही मर्सिडीज बेंज वाला कहानी सुना होगा। अच्छा, मैं दिल्ली के लिए जाऊंगा, लेकिन दिल्ली में मर्सिडीज कार खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त वो जो जॉब कर रहा है उसका आज सैटरडे हो गया, तो सैटरडे हाफ ड्यूटी होगा या फिर सैटरडे संडे उसका छुट्टी हो गया। तो मैं गया था फ्राइडे को, तो उसके पास मैं रात को रहा, मर्सिडीज कार खरीद लिया, लेकिन मुझे एक काम पड़ा और उस काम के लिए मैं यूएस चला गया, ठीक है ना। और मेरा घर कहाँ पर है, मान लीजिए भुवनेश्वर में। तो वो क्या करेगा, मैं कहूँगा यार जाते वक्त तो हम साथ चले, लेकिन वो तो रह गया दिल्ली में ना, वो तो दिल्ली में जॉब कर रहा है, लेकिन मर्सिडीज कार ऑलरेडी मैंने खरीद चुका हूँ। अब मैं यूएस के लिए चला गया, लेकिन मेरा जो दोस्त है जो दिल्ली में जॉब कर रहा है, मैं बोला यार गाड़ी तो मैंने परचेज कर लिया, तू एक काम कर, ये गाड़ी को मेरे घर तक ले जा, मेरे घर में इसको जा करके रख दे। तो वो क्या करेगा, मेरे मर्सिडीज कार को भुवनेश्वर ले आएगा। बात समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ से अकेला गया, मैंने यहाँ से मान लीजिए अकेला गया, ओके, थोड़ा को ट्रांसपोर्ट से आप थोड़ा हटिए, मैं जाते वक्त अकेला गया, ओके, एंड वो दिल्ली में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैंने ऑलरेडी गाड़ी को परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद मैं दिल्ली यूएस चला गया, लेकिन मैं अपने दोस्त को बोला कि तू ये गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दे। तो वो क्या करेगा, उसी सेम गाड़ी में ये क्या करेगा, भुवनेश्वर चला आएगा, ठीक है ना। जाते वक्त मैंने मर्सिडीज कार में गया और आते वक्त वो मेरा मर्सिडीज कार मेरे घर को वापस ले आया। तो इस चीज को बुलाता है क्या, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। को ट्रांसपोर्ट में देखो, दो व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो तीर मैंने कहाँ पर दिया था, अपवर्ड, ठीक है ना, मतलब हम साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन एंटीपोड में क्या होगा, एक जाएगा दूसरा व्यक्ति लेकर के आएगा। एक जा रहा है मतलब अपवर्ड साइन, दूसरा आ रहा है मतलब डाउनवर्ड साइन, तो इसी को बोला जाता है एंटीपोड, एंड ऊपर वाले को बोला जाता है को सिम्पोड। ओके, सिम्पोड का मतलब है को ट्रांसपोर्ट, मतलब साथ साथ चलना, एंड एंटीपोड का मतलब अगेंस्ट चलना, मतलब एक जाएगा दूसरा लेकर के आएगा, ठीक है ना। तो जब ड्रग मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता है, एक ड्रग मॉलिक्यूल जाएगा दूसरा ड्रग मॉलिक्यूल लेकर के आएगा, मतलब आएगा, तो उस चीज को बोला जाता है एंटीपोड। आई होप you are understanding everything in clear manner. Okay. Then now स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक होता है एंड उसका एक सब डिसिप्लिन होता है, उसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ग्लट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के इसको समझाया गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ग्लट। ओके, सो जब ग्लूकोज, जब आप डायबिटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, डायबिटिक्स वाला चैप्टर, ओके, डायबिटिक्स मेलाइटस, तो वहाँ पर ग्लूकोज मेम्ब्रेन का जिक्र होगा कि किस मेम्ब्रेन के इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, सो अभी के लिए ये एक छोटा सा आइडिया। ओके, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, अच्छा, कोई भी ड्रग जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो हमेशा याद रखो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये चीज आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय व्हाट, ग्लट, ओके, GLUT,
सो GLU मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड T इंडिकेट्स योर ट्रांसपोर्टर, मतलब जो ग्लूकोज को लेकर के जाएगा उसको बोला जाता है ग्लट। ओके, नाउ ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वही पैसिव डिफ्यूजन वाला, ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमेशा याद रखो, जो ड्रग मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में काम कर रहा है, तो यहाँ पर सीधा आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। एंड डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जब ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तब जाकर के डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लागू होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड बट कैरियर इज रिक्वायर्ड। ओके, नो एनर्जी रिक्वायर्ड बट कैरियर रिक्वायर्ड, इसमें कैरियर लगेगा कहाँ पर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका कोई एनर्जी नहीं खर्च होगा, लेकिन कैरियर आपको आवश्यक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड था एंड कैरियर रिक्वायर्ड था। ओके, देन तो यहाँ पर हम सारे चीज को समराइज्ड फॉर्म में अब लेंगे, ठीक है ना, कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। ओके, अच्छा, हमने पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा है, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अभी अभी पढ़ा है, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी अभी पढ़ा है, लेकिन पिनोसाइटोसिस हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। पैसिव डिफ्यूजन में आपका जनरली क्या होता है, आपका एटीपी कोई खर्च नहीं होगा। भाई एटीपी मतलब क्या होता है, एनर्जी। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ड्रग मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, तो कोई आपको एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, वही सेम प्रिंसिपल, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लागू होता है, तो इसमें भी आपका कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। यह हमने अभी अभी पढ़ा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मैंने बताया था, नीचे से पानी टांकी के ऊपर जाएगा, तो पंप तो बेटा लगाना पड़ेगा, तो एटीपी मतलब एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, लगेगा। देन पैसिव डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा, विथ द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी अभी मैंने पढ़ा है। विथ द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, विथ द डायरेक्शन ऑफ अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेम थिंग, ये जो है ये वही है बचपन से। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, बहुत बेटा एनर्जी, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, पूरा ब्रह्मचारी हो। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ अ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ अ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन होने के लिए मैंने बताया था, ये जितने भी आपका जो होता है, ये जितने भी स्टेप होता है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इसमें क्या होता है, सबसे जो कॉमन मोड ऑफ अ ड्रग ट्रांसफर होता है वो जनरली ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, वो जनरली यही पैसिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कैरियर इज रिक्वायर्ड, इसमें कैरियर चाहिए। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैरियर रिक्वायर्ड। ओके, पिनोसाइटोसिस मैंने नहीं पढ़ा है। पिनोसाइटोसिस में जनरली क्या होता है, आपका एटीपी खर्च नहीं होगा। अगर एटीपी खर्च नहीं हुआ तो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। ग्रेडियंट नॉट इम्पोर्टेंट, ग्रेडियंट इसमें कोई जरूरी नहीं। ऑब्जर्व बाय द वेसिकल फॉर्मेशन फॉलोड बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या है, सेल से बाहर जाना। ओके, सेल से बाहर जाने को क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ओके, ये पिनोसाइटोसिस को छोड़ दो, मैंने ये नहीं पढ़ा है, बाद में इसे पढ़ा दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, पिनोसाइटोसिस एक टर्म होता है। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग को बोला जाता है पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल को पी जाना। ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब पढ़ाऊंगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल को ईटिंग, मतलब सेल को खा जाना।
इसको बोला जाता है फागोसाइटोसिस। ओके, अच्छा, देन हम ऑब्जर्प्शन के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, ऑब्जर्प्शन जब हम कहते हैं, ऑब्जर्प्शन का डेफिनेशन जनरली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? आपका ब्लड बचपन से। मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब कोई परिवर्तन हमें नहीं चाहिए, पूरा ओरिजिनल 100% ओरिजिनल देसी घी। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो मान लीजिए हमारा जो मेजोरिटी ऑफ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या है? ओरल रूट, बचपन से। तो पैरासीटामोल को आपने ओरल रूट में ले लिया, अब ये क्या होगा? ये ओरल रूट लेने के बाद क्या ये यहाँ पर अटक जाएगा? नहीं, ये नीचे घुसेगा। ये नीचे घुसने के बाद ये क्या आएगा? आपके स्टोमक में आएगा। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वही बचपन से डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन चलेगा हमेशा के लिए बचपन से। तो ये क्या होगा? अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंचेगा। कहाँ पर पहुंचेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन से, बचपन से। तो अनचेंज्ड फॉर्म क्यों है? चेंज्ड फॉर्म क्यों नहीं है? भाई अनचेंज फॉर्म यहाँ लिखा गया है, तो आप पूछ सकते हो भाई चेंज क्यों नहीं होगा? चेंज इसलिए नहीं होगा, अगर चेंज हो जाएगा तो हम जिसके लिए ड्रग ले रहे हैं, तो अगर आपको जब मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हर ड्रग का हमेशा याद रखो एक स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप होता है जिसको बोला जाता है सार। अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए ना बेटा, तो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? जो ले रहे हैं वो हमें चाहिए, ठीक है ना? बस कहानी खत्म। देन यहां पर एक चीज देखो, एस्पिरिन एक वीकली एसिडिक ड्रग, मैंने बताया था ड्रग का प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा? या तो वीकली एसिडिक होगा या तो वीकली बेसिक होगा। तो मान लीजिए हम एस्पिरिन को ले रहे हैं, तो अगर ये क्या होगा? ये वीकली एसिडिक ड्रग, तो ये क्या होगा? हमेशा कोई भी ड्रग काम करने के लिए, एब्जॉर्प्शन होने के लिए, बेटर एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमेशा याद रखो ड्रग हमेशा क्या रहेगा? ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा हमेशा। ये चीज अपने दिमाग में पूरा सबकॉन्शियस माइंड में भर लो कि ड्रग हमेशा क्या होगा? आपका ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अगर ये आयोनाइज हो गया, अगर ये आयोनाइज्ड हो गया तो ये नहीं होगा। तो ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में जनरली क्या होगा? ये वीकली एसिडिक ड्रग, तो ये कहाँ पर ऑब्जर्प्शन होगा? एसिडिक पीएच में। हमेशा याद रखो ड्रग का नेचर जो होगा, ड्रग का नेचर जो होगा उसका मीडियम का नेचर वही होगा। एंड यहाँ पर मीडियम क्या है? स्टोमक। सो स्टोमक का मीडियम क्या होता है? एसिडिक पीएच एनवायरनमेंट। स्टोमक इज एसिडिक पीएच इन नेचर। ओके, तो एस्पिरिन क्या होता है? वीकली एसिडिक ड्रग। तो ये क्या, ये हमेशा क्या होगा? ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो ये बेटर ऑब्जर्प्शन कहाँ पर होगा? आपके स्टोमक में होगा, ठीक है? अच्छा, अगर बेटर ऑब्जर्प्शन होगा तो क्या होगा? बेटर ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टोमक। अगर ये ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? स्टोमक में ये बेटर ऑब्जर्प्शन होगा। नाउ ये हो गया वीकली बेसिक ड्रग। वीकली बेसिक ड्रग में जनरली क्या होता है? आपका एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दिया था मॉर्फिन एंड क्विनिडीन। मॉर्फिन एंड क्विनिडीन क्या होता है? वीकली बेसिक ड्रग होता है। ओके, वीकली बेसिक ड्रग अगर होगा ये क्या होगा? ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अगर ये ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो ये कहाँ पर जनरली जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होगा? बेटर ऑब्जर्प्शन होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज हो गया तो नहीं होगा, ये बात ध्यान में। क्यों नहीं होगा आगे चल करके समझाऊंगा। अच्छा, मैंने वही बताया था प्रीवियसली कि ड्रग का नेचर दो होता है, वीक एसिडिक, वीक बेस, बचपन से।
सो एसिडिक ड्रग क्या होता है, मोर रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमक, बेसिक ड्रग है मोर रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, बचपन से मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है। अच्छा, मेजर साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये भी मैंने बताया था कि स्टोमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक ड्रग आर ऑन आयोनाइज्ड इन एसिडिक पीएच। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक ड्रग, जितने भी एसिडिक ड्रग होता है वो क्या होता है, वीकली एसिडिक होता है, एंड आर ऑन आयोनाइज्ड इन एसिडिक पीएच, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि जितने भी वीकली एसिडिक ड्रग होता है वो ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म होता है, ओके। वो ऑन आयोनाइज्ड क्यों है, क्योंकि जो एसिडिक ड्रग होता है वो जनरली ऑन आयोनाइज्ड ही होता है। मैंने यहाँ पर इसको लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक ड्रग आर ऑन आयोनाइज्ड इन एसिडिक पीएच, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि एसिडिक, अब आप पूछोगे कि सर एसिडिक ड्रग अगर इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो क्या इसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर होगा तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसको उल्टा दो, बेसिक ड्रग आपका स्टोमक वाला रीजन में क्या होगा, इतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को वाइस वर्सा करके चलो, ठीक है। अच्छा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ बेसिक ड्रग आर ऑन आयोनाइज्ड इन बेसिक पीएच। सो बेसिक पीएच मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम बेसिक ड्रग क्या होता है, ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में ही होता है, तभी जाकर, तभी तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो क्यों होगा, नहीं तो होगा नहीं। और मान लीजिए बेसिक ड्रग को आप अगर स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होगा, वैसे तो नहीं होगा, मान लीजिए ये होगा भी, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड होगा। एंड हमेशा याद रखो, कोई भी ड्रग को आयोनाइज, कोई भी ड्रग को एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसको कौन सा स्टेट को आना पड़ेगा, ऑन आयोनाइज्ड। बचपन से ये आ रहा है तो दिमाग में फिट बैठना चाहिए। अब मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया कि ऑन आयोनाइज्ड होना चाहिए, आयोनाइज्ड होना चाहिए, तो इसका पूरा कहानी क्या है, तो पूरा कहानी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रग मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ओके। सो CH3COH ये क्या होता है, एक एसिटिक एसिड, एंड ये एसिटिक एसिड क्या होता है, एक ड्रग होता है, ठीक है ना। तो जब CH3COH को हम करेंगे तो ये क्या करेगा, हमको देगा H+ आयन देगा एंड एसीटेट आयन देगा, ठीक है ना। अच्छा, एंड ये एक एसिटिक एसिड, ओके। सो जब ये एसिडिक पीएच एनवायरनमेंट में काम करेगा, जब ये ड्रग हमारे क्या कहाँ पर जाएगा, स्टोमक में जाएगा, तो देखो क्या होगा, स्टोमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैं एक्सपांड करूंगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बना है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये एसीटेट आयन, अच्छा एसिटिक एसिड, मान लीजिए हम स्टोमक के साथ रिएक्शन करेंगे, स्टोमक में एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो जब ये एसिटिक एसिड ये कन्वर्ट होकर के ये हुआ H+ आयन प्लस एसीटेट आयन, तो हम क्या करेंगे, HCl को इस तरह से तोड़ देंगे, ठीक है ना, ब्रेक कर देंगे। जब HCl ब्रेक हो जाता है तो ये H+ एंड Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एसीटेट आयन कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, तो इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, ये दोनों साथ साथ आएंगे,
और अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा ये दोनों भाग जाएंगे, ठीक है ना, मेल फीमेल वही कहानी, चिपक चुपी, ठीक है ना। तो एसीटेट आयन के साथ जब H प्लस आयन आएगा तो क्या होगा, CH3CO माइनस, जिसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, एंड इसमें क्या होगा H प्लस आयन। जो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है वीकली एसिडिक ड्रग क्या होता है, बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक एनवायरनमेंट। अब देखो हमने इस चीज को ब्रेकअप किया था, और जब ब्रेकअप करने के बाद ये चीज बाहर निकल आया तो बाद में जाकर के ये कन्वर्ट हो गया किससे, एसिडिक एसिड से। तो इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि एसिडिक ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग आर बेटर ऑब्जर्व इन एसिडिक मीडियम। एसिड के साथ अच्छा संबंध, बेस के साथ अच्छा संबंध। अब मैं जितना समझता हूँ आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वही और एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो क्या होगा, सोडियम आयन आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, ठीक है ना। Na+OH माइनस क्या बनाते हैं, NaOH, बचपन से। अच्छा, अब देखो Na+ को अगर मैं क्या करूंगा, एसीटेट आयन से साथ कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, CH3CONa, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आयोनाइज्ड हो गया तो ये क्या होगा, ये बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, चाहे एसिडिक ड्रग हो चाहे बेसिक ड्रग हो, तो हमेशा क्या होना चाहिए, कंडीशन इज ऑन आयोनाइज्ड, मतलब नॉन आयोनाइज्ड। आयोनिक फॉर्म में बेटर ऑब्जर्प्शन होगा नहीं, ऑन आयोनाइज्ड। अच्छा, देन ड्रग कंडीशन फॉर ऑब्जर्प्शन, यार गला सूख गया, हे भगवान। देन ऑब्जर्प्शन होने के लिए ड्रग का कंडीशन क्या होना चाहिए, भाई थोड़ी ना ऑब्जर्प्शन के ऊपर इतना लंबा लेक्चर दे रहा हूँ, तो ऑब्जर्प्शन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए ना, थोड़ी ना आप आओगे घुसा दोगे चले जाओगे। ये कोई हार्ट नहीं है जो आप मनमानी करोगे, इसके लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए। तो ऑब्जर्प्शन होने के लिए भी कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। भाई मर्सिडीज बेंज कार मैं खरीदूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना होगा, कम से कम 2 करोड़ 4 करोड़ होना चाहिए ना, तभी जाकर के मैं मर्सिडीज बेंज का स्वप्न देखूंगा। जब मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए बैंक अकाउंट में 4 करोड़ होना चाहिए, तो ये तो ऑब्जर्प्शन है भाई, ऑब्जर्प्शन। तो यहाँ पर भी ड्रग का कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ड्रग शुड बी लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब क्या है, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल मतलब लिपिड को जो प्यार करता है, लिपिड को जो प्यार करता है उसे बोला जाता है लिपिड सॉल्युबल। मतलब लिपिड में सॉल्युबल मतलब क्या है, फैट में सॉल्युबल। अच्छा, ड्रग शुड बी लिपोफिलिक, सो ड्रग शुड बी क्या होगा, ऑन आयोनाइज्ड। जिस ड्रग का लिपोफिलिक नेचर होता है वो हमेशा क्या होगा, ऑन आयोनाइज्ड होगा, ठीक है ना, ऑन आयोनाइज्ड होगा। अच्छा, आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, मोर लिपोफिलिक। आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, मोर लिपोफिलिक। अगर बेसिक केस में देखोगे तो वही होगा, वहां पर भी यही सेम कहानी है। तो आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज वाटर सॉल्युबल। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। जो आयोनाइज्ड फॉर्म होगा वो जनरली कहाँ पर सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। ये चीज आपके दिमाग में फीड बैठना चाहिए। देखो, ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो जनरली क्या होता है,
मोर लिपोफिलिक, मतलब लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग, जिस ड्रग का नेचर आयोनाइज्ड होता है, मतलब जो चार्ज होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट करके क्या बनाएगा, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, Na+OH- बचपन से। तो देखो क्या होगा, अगर मैं सोडियम के साथ इस CO3 को अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। भाई इसको समझाने के लिए कोई यार 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 इसको समझाने के लिए कोई लाना पड़ेगा इसको। अच्छा, NaOH, यहाँ पर देखो NaOH क्या होगा, आप NaOH को इस तरह से लिख सकते हो, लिख नहीं सकते भाई। पॉजिटिव नेगेटिव बचपन से, मेल फीमेल अट्रैक्ट ईच अदर, फीमेल फीमेल अट्रैक्ट नहीं, मेल मेल अट्रैक्ट नहीं, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कंबाइन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। क्या इतना सोच रहे हो। उस तरह से CH3COH, तो ये क्या होगा, H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड CH3CO- आयन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट यहाँ पर लगाओ। अच्छा, मैंने बोला पॉजिटिव आयन के साथ कुछ नहीं बनता है। देखो ये बचपन से होता है, मेल मेल अट्रैक्शन नहीं होता है, फीमेल फीमेल अट्रैक्शन नहीं होता है, खेल जो चलता है वो मेल फीमेल में चलता है। तो दुनियादारी का कंसेप्ट यहाँ पर लगाओ, सोडियम के साथ एसीटेट आयन का कंबाइन होगा तो क्या होगा, जब सोडियम आयन के साथ आपका एसीटेट आयन का कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यही बनाएगा CH3CO, ठीक है ना। अब यही चीज, सॉरी अरे कहाँ पर चला गया, ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा गया, ये जो होता है सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। अब ये सोडियम एसीटेट देखो क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। सोडियम एसीटेट क्या होता है, आपका आयोनाइज्ड होता है। अच्छा, ये सोडियम एसीटेट जब आयोनाइज्ड होता है, ये आयोनिक फॉर्म में है, जब ये आयोनिक फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है, बेटर ऑब्जर्व कहाँ पर होता है, ये वाला, इसको बोला जाता है क्या, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। और ये सोडियम एसीटेट क्या है, आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड को मैं सिंपली आई लिख रहा हूँ, ओके, आयोनाइज्ड है। जब ये आयोनाइज्ड है ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल। एंड वाटर सॉल्युबल जनरली कहाँ पर होता है, आपका क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है ना। आपका क्या होता है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब क्या होगा, स्टोमक में ये अच्छे से ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज वाटर सॉल्युबल, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर लिखा है अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। जो जिस ड्रग का फॉर्म होता है आयोनाइज, वो जनरली कहाँ पर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल ड्रग आर जनरली आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग जो होता है वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल। ये मैंने यहाँ पर लिखा है गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेम्बर, तो ये आपको दिमाग में फीड बैठना चाहिए, पूरा उल्टा हो जाएगा कहाँ पे। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा वो जनरली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर मोर अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसीलिए
लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए अनआयोनाइज्ड होता है एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए आयोनाइज्ड होता है। देन मीडियम, व्हेन द मीडियम इज सेम देन द ड्रग विल क्रॉस। अच्छा, इसका भाई क्या मीनिंग है? व्हेन द मीडियम इज सेम द ड्रग विल क्रॉस। ड्रग क्रॉस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या होगा? जब मीडियम सेम होगा देन आफ्टर देन द ड्रग विल क्रॉस। अब इसका क्या मीनिंग है? इस टेबल के माध्यम से ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्रग, यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर उसका फॉर्म, यहाँ पर उसका सॉल्युबिलिटी एंड यहाँ पर क्रॉस। अब ये कैसे क्या होता है ये आप आगे चल करके समझो। अच्छा, मान लीजिए एक ड्रग का नेचर होता है एसिडिक। भाई ड्रग का नेचर मैंने बताया था प्रीवियसली कि ड्रग का नेचर या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। आई बात समझ में? तो मान लीजिए हम एसिडिक मीडियम को लेकर के, एसिडिक ड्रग को लेकर के हम अभी चल रहे हैं, ठीक है ना? और मीडियम क्या होगा? एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम कहाँ पर आता है? स्टोमक में आता है, ठीक है ना? तो मीडियम हो जाएगा एसिडिक मतलब स्टोमक एंड ड्रग आपका एसिडिक होता है। तो एसिडिक ड्रग कौन सा होता है? एस्पिरिन होता है। लेट्स से एस्पिरिन, ओके। एस्पिरिन यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर स्टोमक रह जाएगा। तो हमेशा बताओ एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ऑन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना? एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ऑन आयोनाइज्ड होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्हेन द मीडियम इज सेम देन द ड्रग विल क्रॉस। जेतबेले मीडियम सेम रहिबो, व्हेन द मीडियम इज सेम देन द ड्रग विल क्रॉस। अच्छा, यहाँ पर देखो मीडियम में क्या है? एसिडिक है एंड ड्रग क्या है? एसिडिक है होता है। तो जब एसिड एसिड मीडियम होगा तो क्या होगा? हमेशा ऑन आयोनाइज्ड होगा, ठीक है ना? ऑन आयोनाइज्ड होगा। और मैंने प्रीवियसली बताया था कि ड्रग को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए? लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। हमेशा याद रखो ड्रग को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। तो लिपिड सॉल्युबल अगर होगा ये क्या होगा? क्रॉस होगा। आई बात समझो? अब अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल देख लो। मान लीजिए ड्रग का नेचर बेसिक है तो मीडियम क्या हो जाएगा? बेसिक। तो बेसिक मीडियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम अगर होगा तो ये क्या होगा? अनआयोनाइज्ड होगा। क्योंकि सेम ड्रग सेम मीडियम अगर आ जाएगा तो क्या होगा? आपका हमेशा अनआयोनाइज्ड होगा। बचपन से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखो। तो अगर अनआयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा? लिपिड सॉल्युबल। हमेशा ये चीज दिमाग में फीड बैठा लो। अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल, ठीक है ना? तो लिपिड सॉल्युबल अगर होगा तो क्या होगा? क्रॉस करेगा। एंड मैक्सिमम ड्रग का ऑब्जर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सा पैरामीटर चाहिए? लिपिड सॉल्युबल, ठीक है ना? अब दूसरा देखो, मान लीजिए हमेशा क्या हम एसिड एसिड बेस बेस करेंगे? थोड़ा डीजे होना चाहिए। हमेशा एसिड 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 बेस बेस नहीं नहीं नहीं, एसिड बेस करेंगे, बेस एसिड करेंगे, ठीक है ना? तो एसिड ड्रग होगा लेकिन मीडियम क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अब एसिडिक ड्रग क्या होता है? एस्पिरिन होता है लेट से। बेसिक क्या होगा? बेसिक मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एस्पिरिन जाएगा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा। भाई एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस क्या होगा? रिएक्शन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। एंड आयोनाइज्ड मैंने बताया था, आयोनाइज्ड अगर होगा तो किस तरह से जाएगा? वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है ना? वाटर सॉल्युबल अगर होगा तो क्या होगा? चांस ही कैसे करोगे? वाटर सॉल्युबल होगा तो कैसे होगा? होगा नहीं, ठीक है ना? तो डोंट क्रॉस। ओके, देन बेसिक ड्रग। यहाँ पर मैंने लिया था एसिडिक ड्रग, अब मैं क्या ले रहा हूँ? बेसिक ड्रग। लेकिन मीडियम होगा क्या? एसिडिक।
तो बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? क्विनिडिन। क्विनिडिन एक एग्जाम्पल लो। एसिडिक मतलब स्टोमक, तो क्विनिडिन जब जाएगा स्टोमक में तो क्या होगा भाई? बेसिक एसिड बचपन से रिएक्शन, देन क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा। अगर ये आयोनाइज्ड होगा मतलब चार्ज होगा तो ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। हमेशा याद रखो, आयोनाइज्ड मतलब वाटर सॉल्युबल, अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल, एंड वाटर सॉल्युबल क्या होगा? क्रॉस ही नहीं होगा बचपन से, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन सा फैक्टर होता है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है? जैसे आपने सुना होगा शनिदेव सबको प्रभावित करता है। किसी को आपने इस जन्म में चूना लगाया तो किसी ना किसी जन्म में आपको क्या करा जाएगा? चूना लगाया जाएगा, ठीक है ना। आपने इसी जन्म में किसी को ऐसे किया है तो आपको भी इसी जन्म में ऐसे ही किया जाएगा, टिट फॉर टैट। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो एक होता है क्या? एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? वाटर में जो सॉल्युबिलिटी, एक्वस मतलब वाटर, तो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। जो ड्रग का डिफरेंट फॉर्मुलेशन होता है, जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जिस ड्रग का डिफरेंट डोसेज फॉर्म होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ऐसे प्रिपरेशन होता है, ये फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक होता है एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन मतलब जो सिरप, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सिरप, एंड सॉलिड में ले रहे हैं हम टैबलेट कैप्सूल। तो हमेशा याद रखो एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब जो ड्रग आपका सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा वो उसका एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या होगा? अच्छे से ऑब्जर्व होगा। सो सॉल्यूशन ऑब्जर्व फास्टर देन सॉलिड। सॉल्यूशन ज़्यादा ऑब्जर्व होगा किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। भाई साहब क्यों? आप कह दोगे और हम मान जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइंस हमें क्या सिखाता है? व्हाट, हाउ, व्हेन, ये क्वेश्चन पूछने के। तो आप अगर कहोगे कि सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व होगा सॉलिड के कंपैरिजन में, तो हम तो नहीं मानेंगे, साइंस के बच्चे हैं हम। तो देखो, जब हम पैरासीटामोल का कोई टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो ये कहाँ पर जाएगा? आपके पेट में जाएगा, जिसमें आप बचपन से ठूसा आ रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा? आपके फूड या ड्रग को टूटेगा, ठीक है ना, दम टूटेगा। एंड स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो खाली प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा? मिक्सिंग पूरा करेगा। तो जब मिक्सिंग करेगा तो क्या होगा? एक आपको टूटाएगा, दूसरा आपको भिगोएगा। एक आपको टूटेगा, खूब टूटेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दूसरा आपको क्या होगा? डुबाएगा। तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉलिड के केस में क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटाई, एंड उसके बाद भिगोई मतलब डिजोल्यूशन। तो सॉलिड के लिए दो स्टेप है, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन। लेकिन लिक्विड में क्या है भाई? कुछ नहीं है, पानी है। लिक्विड में क्या है? पानी है। तो जब आप पैरासीटामोल का लिक्विड सिरप कोई लोगे तो ये सीधा स्टोमक में भी जाएगा। बचपन से आपने जब फीवर आपको तो हुआ होगा, तो बचपन से पैरासीटामोल आपने लिया होगा, ठीक है ना, पैरासीटामोल का सिरप फॉर्म। तो जब ये बॉडी में जाएगा तो आप मुझे बताओ, ये तो हट्टा कट्ठा था ना, पैरासीटामोल का जो टैबलेट था वो हट्टा कट्ठा हुष्ट पुष्ट था। लेकिन ये जो सॉल्यूशन था ये क्या था? दुबला पतला, बिल्कुल फ्लूइड की तरह बह जाता, पानी की तरह। तो इसके लिए
ना तो डिसइंटीग्रेशन चाहिए, बस डिसोल्यूशन होकर मिक्स होकर चला जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें इतना स्टेप कैरिड आउट नहीं होता है, तो सॉल्यूशन के पास क्या होगा, कम टाइम बचेगा। देखो ये एक टैबलेट है, ठीक है ना, ये एक टैबलेट है, मान लो जो इसका साइज ही इतना है, ये हो गया हमारा स्टोमक, ठीक है ना, ये हो गया हमारा स्टोमक। तो जब इस टैबलेट को मैं खाऊंगा तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, ये छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट क्या होता है, आपका बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद ये इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड क्या होता है, पानी के फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको कोई डिसइंटीग्रेशन करने का ज़रूरत नहीं, वो मिक्स होगा, उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू द नेचर, जैसा वाटर सॉल्युबल या ऑन आयोनाइज लिक्विड सॉल्युबल जो नेचर होगा उसके हिसाब से ये अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, लिक्विड का अब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, इसीलिए आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है कि सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड, ओके। देन कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग का कंसेंट्रेशन, ओके। जो हाई कंसेंट्रेशन जो ड्रग होता है उसका क्या होता है, फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, हमेशा याद रखो, हाई कंसेंट्रेशन ड्रग जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा उसका क्या होगा, लो एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। इसमें कोई समझाने की बात नहीं, अगर आप समझ नहीं पाते हो तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई समझाने की इतना आवश्यकता नहीं। देन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब मोर सरफेस एरिया फास्टर एब्जॉर्प्शन, हमेशा याद रखो, मोर सरफेस एरिया अगर होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, फास्टर एब्जॉर्प्शन मतलब जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे, देखो मैक्सिमम ड्रग का हम जनरली कहते हैं मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में क्यों नहीं होता है? हमने बचपन से सुना है कि मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन भाई क्यों, स्टोमक भी है ना, ये भी एब्जॉर्प्शन करता है, तो स्टोमक में तो हो जाना चाहिए था, बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। और बचपन से हमने ये सुनना चाहिए था कि स्टोमक में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है आज कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन क्यों नहीं होता है, इसका कारण है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज देखो एंड स्टोमक का साइज देखो, दोनों में किसका साइज ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज ही होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक माइक्रो भिलाई होता है, ओके, एक माइक्रो भिलाई होता है जो क्या करता है, जो भिलाई जो होता है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एंड जहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। देखो स्टोमक एक तो बड़ा एरिया है, ठीक है ना, बहुत बहुत लंबा है, तो ड्रग मॉलिक्यूल क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल पास होकर के जाता है। जब ड्रग मॉलिक्यूल पास होकर के जाता है तो मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली क्या होता है, बेसिक ड्रग आर ऑब्जर्व, ठीक है ना, बेसिक ड्रग जब मूव करके जाएगा तो उसको प्रॉपर एक टाइम मिलेगा। अच्छा मैं एक आपको समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए आप एक सैनिक हैं, तो सैनिक होने के लिए आपको अगर किसी सैनिक को अगर शक्तिशाली मैं बनाना चाहूँगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो सैनिक अगर आप हो तो आप ऐसा तो नहीं सबको मारोगे, सबको फिरोगे, तो आप तो मार कभी ना कभी खाओगे। भाई मैं अगर आपको 2 चटा मारूंगा तो आप मुझे 2 चटा ही मारोगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास उतना कैपेबल होना चाहिए, मेरा शरीर का जो हड्डी होता है
या मेरे जितने भी जो बॉडी होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी अगर आकर के मुझे मारेगा तो मेरा कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, आर्मी में देखोगे हर जगह में आपको पिटाई खूब पड़ेगा, खूब आपको पिटाई पड़ेगा। तो जब आपको डिफरेंट लोग क्या करेंगे, पीटेंगे, तो आपका शरीर क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने स्टेज 1 में भी कुटाई खाया, स्टेज 2 में खाया, स्टेज 3 में आपको कुटाई पड़ी, स्टेज 4 में कुटाई पड़ी, ऐसे सो ऑन। उस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है, लंबा है। और ड्रग मॉलिक्यूल जब जाएगा तो हर जगह में क्या होगा, कुटाई होगा। इस तरह से क्या होगा, ऑब्जर्प्शन जल्दी होगा। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन हमें क्या मिला कि मोर सरफेस एरिया अगर होगा तो फास्टर ऑब्जर्प्शन होगा। उसी तरह से एक सैनिक अगर अच्छा सैनिक बनना चाहेगा तो उसे बहुत सारे लोग को कुटाई खाएंगे। जब आप बहुत सारा कुटाई खाओगे तब जाकर के आप अच्छा सोल्जर बनोगे, तब जाकर के आपका शरीर क्या होगा, शक्तिशाली बनेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बचपन से मैंने यहाँ पर ये पूछा वाई, तो वाई का उत्तर यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होता है। वो विलाई क्या करता है, वो विलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होगा, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। तो बचपन से आंसर अगर नहीं मिला तो अब मिल गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव माइक्रोविलाई जो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। देन ब्लड फ्लो। अच्छा, ब्लड फ्लो मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, बचपन से भाई, इसमें कोई संदेह नहीं। देन एम्प्टी स्टोमक। एम्प्टी स्टोमक में क्या होगा, एम्प्टी स्टोमक हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को कैसे हैंडल करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो आपके स्टोमक में मान लो एक पार्टी में चले गए, बहुत ठूस करके खाया होगा। अब उसके बाद मान लीजिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है ना, कोई भी कारण हो सकता है, उसके कारण आप मेडिसिन ले रहे हो। जब मेडिसिन ले रहे हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, भाई मैं खाद्य को पहले ब्रेक डाउन करूँगा या मेडिसिन को ब्रेक डाउन करेगा, वो इसी कंफ्यूजन में भाई हो जाएगा ना। क्योंकि आपने पार्टी को चले गए हो और पार्टी में आपने लॉलीपॉप भी खाया होगा, चिकन लॉलीपॉप खाया होगा, मटन भी 2-4 भिड़े होंगे, आइसक्रीम भी खाया होगा, गुपचुप भी खाया होगा, उसके बाद 2-3 मछली भी खाया होगा, चिकन प्राउन भी खाया होगा, चिंगुड़ी भी खाया होगा। उसके बाद और क्या क्या होगा, और जितने भी होगा, आइसक्रीम वगैरह वगैरह, सूप कुछ पिया होगा, ठीक है ना, पानी भी डाला होगा अंदर से। तो इतना सारा खाने के बाद आपने ड्रग कंज्यूम किया। अब ड्रग कंज्यूम किसी भी कारण से हो सकता है आपको हेडेक हुआ है, हो सकता है आपको बॉडी पेन हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेचारा कहेगा किसको मैं पहले डिसइंटीग्रेशन करूँ, पहले फूड को करूँ या ड्रग को करूँ। तो वो क्या करेगा, जब दो चीज आपस में भिड़ते हैं ना तो किसी एक निष्कर्ष से हम पहुंच नहीं सकते, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन मान लीजिए आपका स्टोमक खाली है, आपने कोई पार्टी अटेंड नहीं किया है, लेकिन किसी कारणवश आपको मेडिसिन कंज्यूम करने की आवश्यकता आन पड़ी, तो क्या होगा, ड्रग एम्प्टी स्टोमक में ले रहे हो। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेगा बेचारा अब मेरा एक ही काम है, इसी ड्रग को कैसे मैं डिसइंटीग्रेशन करूं। उसके बाद अब बॉडी फ्लूइड कहेगा इसको डिजोल्यूशन कर दूं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक जहाँ जाना चाहता है चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी स्टोमक में सिर्फ उसको एक काम करना होता है, एक के लिए। लेकिन जब आप भर के खाओगे, ठूस करके खाओगे, तो क्या होगा, दोनों काम करना पड़ेगा, मतलब फूड को भी ब्रेक डाउन एंड ड्रग को भी ब्रेक डाउन। तो दो काम जब होता है तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एक काम अगर करोगे
तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा। अगर कम टाइम लगेगा तो ऑब्जर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? देन प्रेजेंस ऑफ फूड, मैंने अभी अभी बताया था कि प्रेजेंस ऑफ अगर फूड रहेगा तो क्या होगा, ऑब्जर्प्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हैलोफेंड्रिन के केस में ये जनरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर बहुत लेंदी हुआ है, इसे जल्दी खत्म करेंगे। देन आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ओके, ड्रग का मैंने बताया था, ड्रग का अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, आयोनाइज ड्रग जब आयोनिक फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा नहीं, वो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा। तो आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए ड्रग क्या क्या होना पड़ेगा, अनआयोनाइज्ड होना पड़ेगा। ये बात समझ में, थोड़ा ध्यान में रखना। देन टू लिपोफिलिक ड्रग एंड टू हाइड्रोफिलिक ड्रग हैव अ पुअर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अच्छा, टू लिपोफिलिक ड्रग एंड टू हाइड्रोफिलिक ड्रग हैव पुअर एब्जॉर्प्शन, क्यों? मैंने यही तो बताया था कि लिपोफिलिक ड्रग अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्जर्प्शन अच्छा होगा, ऑब्जर्प्शन जल्दी होगा, ऑब्जर्प्शन फास्टर होगा। लेकिन यहाँ पर तो बता रहा है टू लिपोफिलिक ड्रग एंड टू हाइड्रोफिलिक ड्रग हैव पुअर ऑब्जर्प्शन, बट व्हाई? अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त, ठीक है ना, आप दो दोस्त हो, लेकिन आप जब रास्ते में जा रहे हो, एक दोस्त, दो दोस्त आपके टोटली है और आप चल रहे हो, लेकिन एक दोस्त के साथ आपका इतना पट नहीं रहा, कैजुअल, ठीक है ना। जब आप रास्ते में जा रहे हो, वो आपको रास्ते में मिल रहा है और उसके साथ आप क्या करते हो, हाय हाय ऋषभ, हाय सिमरन, हाय बाय में दोस्ती होता है और आप आगे चले जाते हो, क्योंकि आपको इच्छा नहीं होता है उस व्यक्ति को टाइम देने के लिए, या फिर उससे भी अच्छा नहीं होता है आपको टाइम देने के लिए, तो आप आगे चल जाते हो। लेकिन आगे चलने के बाद आपको आपका एक सबसे फेवरेट जो दोस्त होता है वो मिल जाता है। क्या आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे? क्या आप उसको सिर्फ हाय हेलो बाय करोगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, कैसे हो, कहाँ, अभी कहाँ जा रहे थे, तो आप क्या करोगे, उसके साथ एक डिस्कशन करोगे। जब आप उसके साथ डिस्कशन करोगे तो मुझे बताओ, जिस जगह पर आप पहुंचना चाह रहे थे, क्या उस जगह तक आप पहुंच पाओगे समय से पहले? नहीं। और यही कहानी लगभग यहाँ पर होता है कि टू हाइड्रोफिलिक एंड टू लिपोफिलिक ड्रग आर पुअर ऑब्जर्प्शन, क्योंकि दोस्त मिल गए, हमें अपना जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो मिल गया है। तो बेस्ट फ्रेंड के साथ जब हम कोई गॉसिपिंग करेंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो ऑब्जर्प्शन क्या होगा, पुअर होगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्जर्प्शन क्या होगा, पुअर हो जाएगा। एंड ऑब्जर्प्शन नहीं होगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, लेट में होगा। ड्रग का अपने साइड ऑफ एक्शन में पहुंचने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, डिजीज थोड़ा लेट में क्योर होगा। आइए समझ। देन इफेक्ट ऑफ अ पीएच ऑन ड्रग काइनेटिक। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ पीएच? मतलब पीएच का, तो ये पीएच का फुल फॉर्म है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन। सो इफेक्ट ऑफ अ पीएच ऑन ड्रग काइनेटिक, ड्रग काइनेटिक में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? तो द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग आयोनाइजेशन एंड अनआयोनाइजेशन, मैंने बताया था कि ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो ड्रग जब आयोनाइज एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसको कैलकुलेटेड करने के लिए एक हेंडरसन हेजलबैक एक इक्वेशन होता है। ओके, सो ड्रग का आयोनाइजेशन एंड ड्रग का अनआयोनाइजेशन, ये हम किस प्रकार के कैलकुलेट कर सकते हैं, हेंडरसन
Hazelbeck equation. So what is Henderson-Hazelbeck equation? So Henderson-Hazelbeck equation is your pKa minus pH is equal to क्या होता है log 10 ionized drug divided by unionized drug. And you can also write this type. So pH is equal to pK. तो यहाँ पर मैं pH लिखूंगा, pK इस तरफ आएगा, तो pK अगर आ जाएगा तो ये क्या होगा माइनस लॉग ऑन आयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड बाई ऑन आयोनाइज्ड ड्रग। हमेशा याद रखो जब आयोनाइज्ड ड्रग आपका ऊपर में रहता है तो यहाँ पर माइनस साइन होता है, ठीक है ना। एंड जब यही ऑन आयोनाइज्ड ड्रग आपका ऊपर चला जाएगा एंड आयोनाइज्ड ड्रग नीचे चला आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पीएच क्या हो जाएगा पीके प्लस लॉग 10 ऑन आयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड ड्रग। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑन आयोनाइज्ड ड्रग ऊपर चला गया, आयोनाइज्ड ड्रग नीचे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा है कि पॉजिटिव साइन इज फॉर ऑन आयोनाइज्ड ड्रग एंड नेगेटिव साइन फॉर आयोनाइज्ड ड्रग। ओके, देन और एक होता है अच्छा, एक चीज आपको मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जो पी के होता है वो जनरली हम ड्रग को इंडिकेट करने के लिए करते हैं एंड जो पीएच होता है वो जनरली आपका मीडियम होता है, एसिडिक और बेसिक या फिर आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड, वही सेम बात है। ओके, पी के आपका ड्रग एंड पीएच वैल्यू आपका क्या होगा मीडियम। देखो अगर एसिडिक ड्रग होगा वो जनरली कहाँ को इंडिकेट करेगा, स्टोमक को इंडिकेट करेगा। सो स्टोमक में जनरली क्या होता है आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जनरली वाटर सोल्यूबल नेचर होता है एंड अगर बेसिक करूँगा तो लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पीएच होगा मीडियम एंड पीके होगा ड्रग। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है ना। सो पीके इफ द आयोनाइज्ड ड्रग, पीके मतलब क्या होता है आपका ड्रग, पीएच होता है आपका मीडियम। सो पीके मतलब अभी ड्रग की बात हो रही है। इफ द आयोनाइज्ड ड्रग इज इक्वल टू ऑन आयोनाइज्ड ड्रग, जब इफ मतलब यदि आयोनाइज्ड ड्रग क्या होगा ऑन आयोनाइज्ड ड्रग के साथ इक्वल होगा, मतलब क्या होगा 50%, मतलब 50% आयोनाइज्ड 50% ऑन आयोनाइज्ड, तब क्या होगा देन द इक्वेशन क्या होगा log 10 अब log 10 1 का वैल्यू क्या होगा इज इक्वल टू पी के माइनस पी एच, ठीक है ना। एंड log 10 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा log 10 1 होगा 0, तो 0 इज इक्वल टू पी के माइनस पी एच। एंड यहाँ पर क्या होगा अगर 50% होगा तो यहाँ पर देखो अगर आयोनाइज्ड ड्रग 50% होगा एंड ऑन आयोनाइज्ड ड्रग क्या होगा 50% होगा, तो 50-50 ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या होगा ये इस तरफ मूव कर जाएगा एंड इस तरह से जब ये मूव कर जाएगा तो पी के माइनस पी एच होगा, भाई ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हो, ठीक है ना। log 10 इसका वैल्यू क्या होगा 50-50 ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो इसको यहाँ पर अगर रखोगे log 10 को इस साइड ले आओ और यहाँ पर पी के रहेगा, इस पीएच को यहाँ पर ले आओ एंड इसको लाने के लिए मैं ये लिखा रहा हूँ। तो log 10 इधर रह गया, log 10 1 हो गया एंड पी के माइनस पी एच। सो log 10 1 का वैल्यू कितना हो गया 0, तो यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पर पी के इज इक्वल टू पी एच। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी के माइनस पी एच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे अगर 0 होगा तो इस साइड हम कोई एक ले आ सकते हैं, तो पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एच हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई थिंक अगर किसी को डाउट हो रहा होगा तो लिख रहा हूँ। सो मान लीजिए पी के ए माइनस पी एच इज इक्वल टू योर 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू योर 0। तो आप क्या लिख सकते हो पी के ए इज इक्वल टू क्या होगा पी एच होगा, क्योंकि ये माइनस जब इस साइड में मूव करेगा
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पीएच हो गया। सिंपल। ओके, सो हेंस हम क्या कह सकते हैं, पीके इज द पीएच। पीके मतलब ड्रग, ड्रग वही है, इज द पीएच एट व्हिच द ड्रग इज 50% आयोनाइज्ड एंड 50% क्या होगा, अनआयोनाइज्ड। ठीक है ना। सो व्हेन पीएच माइनस पीके इज इक्वल टू 1, जब पीएच माइनस पीके जब 1 होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता था, सॉरी कुछ जब pH आपका pK होता है, pH माइनस pK, D मतलब डिफरेंस, जब उसका डिफरेंस 1 होता है तो क्या होता है, वन फॉर्म इज 90% एंड अदर फॉर्म इज 10%। ठीक है ना, जब आपका 10% होता है, उस तरह से जब डिफरेंस 2 आता है तो वन फॉर्म इज 99% एंड अदर फॉर्म इज 1%। ओके, आप इसे कैलकुलेट करना, लेकिन अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो देखेंगे आगे चल करके। ठीक है ना। सो व्हेन D इज इक्वल टू 3, वन फॉर्म इज 99%, 99.9% एंड अदर इज 0.1%। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से इस चीज़ को हम जनरली इसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका pH माइनस पीके का वैल्यू -3 से लेकर के +3 तक, एंड यहाँ पर हो गया परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन में आपका 2 आता है, एसिड आता है, बेस आता है। ठीक है ना। मतलब ये हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन से हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आयोनिक ड्रग, आयोनाइज्ड ड्रग एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग का जनरली क्या इफेक्ट रहता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है ना। तो देखो, जब pH माइनस पीके इज इक्वल टू आपका -3 होता है, जब उसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस मतलब मीडियम से जब ड्रग को हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब उसका रिजल्ट -3 आएगा तो एसिड में आयन का परसेंटेज क्या होगा, एसिड में आयन का परसेंट होगा 0.1 एंड बेस में क्या होगा, हमेशा याद रखो हमें 100% करना है। परसेंट मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो 0.1 अगर यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 99.9%, क्योंकि 0.1 + 0.9 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 + 99 कितना होगा, 100। उसी तरह से अगर इसका डिफरेंस pH माइनस पीके, अगर इसका डिफरेंस -2 आता है तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, एसिड में 1 होगा एंड बेस में आयोनाइजेशन का परसेंटेज 1 मतलब कितना, आयोनाइजेशन का जो परसेंटेज होता है वो 1 होगा, ये बात ध्यान रखो। एंड बेस में आयोनाइजेशन का परसेंट कितना होगा, 99, क्योंकि यहाँ पर 1 हुआ मतलब यहाँ पर 99 होगा। ठीक है ना, हमें टोटली 100 करना है। ठीक है ना। एंड यहाँ पर अगर माइनस होगा, इसका डिफरेंस अगर -1 होगा तो यहाँ पर एसिड का परसेंट कितना होगा, 10 होगा। जब यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 90। सिंपल। ठीक है ना। एंड यहाँ पर अगर 0 होगा तो 0 मतलब आप समझते हो 50-50 को अगर करोगे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। 50-50 ऐसे भी 100 होता है। अब यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, -3 से लेकर के -3 से लेकर के -1 तक आपको याद रखना है। देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ 0.1 लिखा गया है, तो 100 करने के लिए 99.9 होगा। तो अगर एक साइड का वैल्यू मुझे पता है तो दूसरे साइड का वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पर 0.1 के बाद ये 1 आएगा, मतलब इस चीज़ को आप ओमिट कर दो, परसेंटेज को ओमिट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
तो एक साइड का वैल्यू अगर मुझे पता है, दूसरे साइड का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 0.1 से क्या होगा, 1 होगा, तो ये 0.1 है, अब इसको उल्टा कर दो, क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 90 होगा ऑटोमेटिकली। एक साइड अगर मुझे पता है नंबर, तो दूसरा साइड नंबर अगर हम ऑटोमेटिकली काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तो 50-50 होगा, तो कोई डाउट नहीं। अब देखो ये तो होगा -3 से लेकर के -1 तक, लेकिन क्या होगा 1 2 3 का वैल्यू। तो कैसे हम इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ को क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, देखो -1 में -1 को कंसिडर करो। जब हम +1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें -1 को कंसिडर करना चाहिए। तो -1 में यहाँ पर देखो 90 लिखा गया है, ठीक है ना। मतलब बेस में -1 का परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन बेस के केस में क्या होता था, 90 होता था। अब इसी 90 को यहाँ पर प्लेस करो, देखो इसी 90 को ये वाला 90 को इधर को मूव करो। अब देखो -1 का जो वैल्यू परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो बेस केस में कितना होता था, 90 होता था। और जब हम +1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90, ठीक है ना। सेम है। अब देखो अगर इस साइड 90 आएगा तो 100 बनाने के लिए कितने हमें चाहिए, 10 ही चाहिए। मैंने बोला था एक साइड हमें पता है तो दूसरा साइड हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो +2 में कितना वैल्यू आएगा, मतलब परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कितना आएगा एसिड और बेस में। तो +2 में आपका क्या कंसीडर करना पड़ेगा, -2 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो -2 में कितना था बेस के केस में, मैंने बोला क्या वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है ना, वाइस वर्सा हो जाएगा। मतलब बेस बन जाएगा आपका एसिड का वैल्यू, बेस क्या बन जाएगा, एसिड का वैल्यू। तो 2 को जब हम कंसीडर करेंगे तो -2 में बेस का क्या वैल्यू है, 99%। तो 99 आ गया इधर, 99 क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। 99 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो -2 का वैल्यू 99, +2 का वैल्यू क्या होगा, 99, वाइस वर्सा, ठीक है ना। और +3 को अगर हम कंसीडर करेंगे तो 99.9% होता है, 99.9%, ठीक है ना। तो 99.9 परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन इन बेस। तो +3 में जब हम कंसीडर करेंगे तो इसका बेस का वैल्यू ये एसिड का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 99.9 है तो हमें 100 बनाने के लिए कितना चाहिए, 0.1 चाहिए। तो यहाँ पर 0.1 हमने लिख दिया। इफ एनी डाउट, ये एक मोटा मोटी जो रटने वाली बात है, लेकिन ये हमने कोई रटा भी, थोड़ा बहुत ही इसमें रटने का फीलिंग आया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक से पूछ सकते हो, ओके। इफ एनी डाउट, do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye. Jai Hind, Vande Mataram.